वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 में जो पेपर नंबर 1 है उसकी यूनिट 1 और 2 जिसमें मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ टॉपिक भी यहाँ पर आपको बताएंगे जिन्हें आपको करके ही जाना है, छोड़ के नहीं जाना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इन टॉपिक को कर लेना है क्योंकि इनसे बिल्कुल प्रश्न आना है। पिछले सालों के 5 सालों के प्रश्न हमने देखे हैं, उसके बाद में आपको ये बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न है या इस प्रवृत्ति के जो प्रश्न हैं एमपीपीएससी हर बार पूछता है। और आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी होगी कि कोई भी जो प्रश्न है चाहे वो 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो या 11 मार्कर हो, इसमें कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं होता है। तो इसी आधार पे हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक और प्रश्न आपको बताए हैं। और देखिए जिनकी तैयारी अच्छी हैं, जिनने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे ये जो प्रश्न हैं उनके पहले से तैयार हैं और ये प्रश्न उनसे बन भी जाएंगे। बाकी जो अभी नए हैं और उन्हें अभी कुछ यहाँ पर कुछ टॉपिक में कन्फ्यूजन है या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि इतिहास में कौन कौन से जो टॉपिक हैं या प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए यहाँ पर लाभप्रद सिद्ध होगा। इन टॉपिक को आप अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो, इनसे बिल्कुल आपके यहाँ पर प्रश्न आएंगे। तो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो टॉपिक हैं जो मुझे लगे हैं कि यहाँ पर इनसे प्रश्न आ सकता है, तो आपका जो पेपर नंबर 1 है उसमें जो यूनिट नंबर 1 और 2 है उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या तैयार करके जाना है, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में उसके उद्भव के मतों की समीक्षा कीजिए। उसके उद्भव के संबंध में कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ मत दिए हैं, तो उनके यहाँ पर समीक्षा करने से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ये दोस्तों ये जो प्रश्न हैं हम यहाँ पर 3 मार्कर को छोड़ के बता रहे हैं, तो इनसे आपके 5 मार्कर या 11 मार्कर में किसी भी प्रकार का इनसे प्रश्न बन सकता है, यानी कि इन टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद में नगर नियोजन और वर्तमान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इसकी तुलना कीजिए, इस प्रकार से भी आपका कुछ प्रश्न बन सकता है। सामाजिक और धार्मिक स्थिति, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है इसकी पूछ ली गई है सिंधु सभ्यता की, तो अब ये सामाजिक या धार्मिक स्थिति या इनकी व्यवस्था के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, तो इनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, करके जाना है। उसके बाद में सिंधु और वैदिक सभ्यता में समानता और असमानता बताइए, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। वैदिक सभ्यता में आपको क्या तैयार करना है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों, तो इनमें किसी भी आधार पर इनकी तुलना भी पूछी जा सकती है कि ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक की सामाजिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। और एक सेपरेट प्रश्न भी इनसे बन सकता है, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। इस प्रकार से वैदिक सभ्यता आपको तैयार कर लेना है। 5 मार्क या 11 मार्क में किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न बन सकता है। धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं तो जैन बौद्ध धर्म की तुलना कीजिए, इसमें समानता और असमानता के जो तत्व हैं वो आपको बताना है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बन सकता है। और बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन और जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन, इस प्रकार का भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और 6वीं शताब्दी में नवीन धर्म के उदय के क्या कारण थे, उस टाइम जैन और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। अगर जैन धर्म के उदय के कारण पूछे और बौद्ध धर्म के उदय के कारण पूछे, दोनों के जो उदय के कारण है वो समान ही है, तो एक उदय के कारण आप ध्यान रखोगे तो दूसरे में आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो आईएमपी प्रश्न है वो है भारत पर विदेशी या फिर ईरानी आक्रमण के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। फिर है प्रथम एवं द्वितीय नगरीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्रथम नगरीकरण है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण जो महाजनपद काल था हमारा, तो इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। या फिर द्वितीय नगरीकरण की कुछ विशेषता, इस प्रकार से कोई प्रश्न आ सकता है। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारणों की समीक्षा कीजिए। देखिए मगध साम्राज्य वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे पिछली बार बिंबिसार से संबंधित एक मूल्यांकन का प्रश्न पूछा गया था, तो मगध साम्राज्य से अभी तक ज़्यादा कोई प्रश्न आए नहीं हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको तैयार कर लेना है। यानी कि आपने जहाँ भी नोट्स बनाए हैं या जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन टाइप में इन प्रवृत्ति के प्रश्न आपको देख लेना है। और बुद्धकालीन गणतंत्रों की शासन व्यवस्था का विवरण कीजिए। देखिए जो टॉपिक जिस लिए जाना जाता है तो उनसे वहीं से उसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त और अशोक की उपलब्धियों से अभी पिछले 5 सालों में प्रश्न नहीं आया है, तो इनसे अब ये प्रश्न आ सकता है। या तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां पूछ लेंगे या फिर उनका साम्राज्य विस्तार या फिर प्रशासन के बारे में पूछ सकते हैं। अशोक के धम्म की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, और अशोक का धम्म तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, इनसे यही प्रश्न बनेगा। और मेगास्थनीज का भारत विवरण, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसका भारत विवरण के बारे में कुछ प्रश्न आपका आ सकता है।
मौर्योत्तर, देखिए मौर्योत्तर में जो इम्पोर्टेंट शासक है वो क्या है, एक तो पुष्यमित्र शुंग, कलिंग का खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और रुद्रदामन। तो इन सभी की आपको उपलब्धियां तैयार करना है, या फिर आपने जहां भी नोट्स बनाए हैं इनकी उपलब्धियों पे एक बार अच्छे से रिवीजन इनको कर लेना है बिल्कुल। और गांधार और मथुरा कला की विशेषता आपको तैयार करना है, इनसे कुछ प्रश्न आ सकता है। संगम कालीन साहित्य पर प्रकाश डालिए, तो जितने भी संगम काल में जितने भी लेखक रहे हैं या फिर दरबारी कवि रहे हैं तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न आ सकता है, 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। गुप्त में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभी तक नहीं पूछा गया है पिछले 5 सालों में, इनकी विजय का मूल्यांकन कीजिए। फाहियान का भारत विवरण, एक मेगास्थनीज का भारत विवरण और एक हर्षवर्धन का भारत विवरण, तो इन तीनों में से कुछ न कुछ प्रश्न आपका आएगा। और गुप्त काल प्रशासन पर लेख लिखिए, और गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है ये पूछा जा चुका है, तो ये अब नहीं पूछेंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुप्त काल की क्या उपलब्धियां हैं, तो ये भी पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न अब वापस से नहीं आएगा। गुप्त काल प्रशासन, उसका प्रशासन पूछ सकते हैं, गुप्तकालीन का जो समाज है उस पे कुछ प्रश्न आपका आ सकता है। हर्षवर्धन की उपलब्धियां, हेनसांग का भारत विवरण, जैसे हमने आपको बताया हेनसांग, फाहियान और मेगास्थनीज, इन तीनों का भारत विवरण तैयार करना है, इनसे प्रश्न आ सकता है। पल्लव की वास्तुकला शैलियों का वर्णन कीजिए, जैसे महेंद्र वर्मन शैली, मामल्य शैली, राजसिंह शैली, नरेंद्र वर्मन शैली, इस प्रकार के 3 से 4 यहाँ पर शैलियाँ हैं, इनसे आपका प्रश्न बन सकता है। और त्रिपक्षी संघर्ष वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनसे आपका प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ आईएमपी टॉपिक है, यानी इन्हें आपको छोड़ के नहीं जाना है, इन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद भी अगर आपका पूरा हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी इन प्रश्नों को सोल्व करने में। अब यहाँ पर हम देखते हैं मध्यकालीन भारत, इसमें आपको एकता व्यवस्था की विशेषताएं, गुण, दोष आपको तैयार करना है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन, ये प्रश्न आ सकता है। भारत पर तैमूर आक्रमण के कारण एवं परिणाम की विवेचना कीजिए, बिल्कुल ये इससे प्रश्न बन सकता है। और इंडो इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना और असफलता के कारण, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही जाना ही जाता है इसी कारण, योजना और उसकी जो योजनाएं उन्होंने जो बनाई थी उसकी क्या क्या असफलता के कारण रहे हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, टिप्पणी कीजिए। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की तुलना आ सकती है, इसमें कुछ समानता और असमानता के पक्ष पूछे जा सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों पर लेख लिखिए, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बारे में अभी तक, उसकी उपलब्धियों के बारे में प्रश्न अभी तक नहीं आया है। विजयनगर प्लस बहमनी संघर्ष के कारण लिखिए। कृष्णदेव राय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इससे प्रश्न आ सकता है। अब आ जाते हैं मुगल काल में, तो मुगल काल में शहरीकरण की विशेषता, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, शहरीकरण अभी तक नहीं पूछा गया है। शेरशाह के प्रमुख सुधारों का वर्णन कीजिए, तो शेरशाह के भी काफ़ी सुधार रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं प्रश्न। अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए, और औरंगजेब की राजपूत नीति और धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। और इन दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अकबर की राजपूत नीति और औरंगजेब की राजपूत नीति में क्या अंतर था, और अकबर की धार्मिक नीति और औरंगजेब की धार्मिक नीति में क्या अंतर था, उसका मूल्यांकन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। मुगल काल में चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल काल में स्थापत्य कला को ही वास्तुकला बोलते हैं, तो इसकी टिप्पणी पे कुछ प्रश्न बन सकता है। और मुगल काल का जो प्रशासन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली बार राजा टोडरमल के जो भू राजस्व सुधार था, दहशाला बंदोबस्त, उसके बारे में प्रश्न आया था। तो अब जो मनसबदारी प्रथा है या व्यवस्था है, जो सैनिकों की व्यवस्था है, इससे कुछ प्रश्न आ सकता है। और एक आप ये प्रश्न भी कर सकते हो, जमींदारी व्यवस्था है ना, जमींदारी, तो ये इससे भी आपका कुछ प्रश्न आ सकता है। और बाबर, देखिए मुगल काल के पतन के कारण भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य था बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसका पतन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या कारण उसमें निहित रहे। बाबर एक महान विजेता था परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं, समीक्षा कीजिए। तो इसी प्रकार से फिर आपको ये भी तैयार कर लेना है कि जो अकबर था वो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, उसे क्या कारण थे, तो ये आप प्रश्न तैयार कर सकते हो। उसके बाद में एक आप इल्तुतमिश का भी इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न है आ सकता है कि जो
गुलाम वंश है या फिर जो सल्तनत काल है उसका जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है, किस कारण कहा जाता है। एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन कीजिए, इससे आपका कुछ प्रश्न आ सकता है। मराठा साम्राज्य की बात करते हैं। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन का स्वरूप, चौथ और सरदेश मुखी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कर लगाया जाता था, और मराठा शक्ति के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं, और ये वही प्रश्न हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है, और बाकी अगर आपको पूरा हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट है तो कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार के जो प्रवृत्ति के प्रश्न हैं आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो इसमें वही प्रश्न जो शामिल है जो इम्पोर्टेंट है और जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। और आपको जैसे पहले ही हमने आपको बता दिया है कि रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आते हैं एमपीपीएससी में, तो आपको उन प्रश्नों पर फोकस कर लेना चाहिए जो अभी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिनके हिस्ट्री कमज़ोर है। तो उनको इन प्रश्न को आप तैयार कर लोगे तो आपके 5 मार्क 11 मार्क के जो प्राचीन और मध्यकालीन से जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे तो हम आपको यहाँ पर सूचित कर देंगे।